नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में जो है मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सितंबर मंथ का पार्ट 2 की बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो, अब जो है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दी, अक्टूबर की बची है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में स्टार्ट करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर आप सब्सक्राइब ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हो तो फिर मैं ये लगभग 500 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ बना दूंगा। अभी ये अक्टूबर मंथ हो जाए फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे लिंक में जो है कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप खरीद लीजिएगा। फिलहाल जो है शुरू करते हैं अपने लोग। और पार्ट 2 में ये पहली न्यूज़ है, फ़ोन पे इन पार्टनरशिप विद सिडबी। तो फ़ोन पे ने जो है पार्टनरशिप करी है सिडबी के साथ। हैज़ लॉन्च्ड ए डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन टू हेल्प इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो हुआ क्या है, फ़ोन पे जो है उसने पार्टनरशिप कर ली है सिडबी के साथ और लॉन्च करा है डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या लॉन्च करा है? डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन। किस चीज़ के लिए? टू हेल्प इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं, उन्हें मदद करने के लिए। और वो क्या हासिल करने के लिए? टू गेट ए फॉर्मल बिजनेस आइडेंटिटी। एक फॉर्मल बिजनेस आइडेंटिटी मिलेगी इसके ऑनलाइन। ठीक है, थ्रू द उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म। कहाँ से मिलेगी ये? उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म से, यूएपी से, फ्रॉम सिडबी। कहाँ से? सिडबी से मिलेगी। तो जो फ़ोन पे है उसने सिडबी से पार्टनरशिप करी है और लॉन्च किया है एक डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक, और ये हेल्प करेगा इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज, जो छोटे बिजनेस होते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज, उन्हें क्या हासिल करने के लिए? फॉर्मल बिजनेस आइडेंटिटी। एक फॉर्मल बिजनेस आइडेंटिटी मिल जाएगी इंटरप्राइजेस को ऑनलाइन। ठीक है, किससे? उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, जो कि सिडबी का है। क्लियर? तो वैसे पूछेंगे कि रिसेंटली इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस को जो है फॉर्मल बिजनेस आइडेंटिटी हासिल करने के लिए जो है डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया गया है। ये किसने किसने पार्टनरशिप में लॉन्च किया है? तो आप क्या कहोगे? फ़ोन पे और सिडबी ने। क्लियर है? वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। ठीक, तो आप ये भी बता दीजिएगा। और वो पूछे ये जो है लॉन्च किया गया, ये इनिशिएटिव क्या है जो फ़ोन पे और सिडबी ने मिलकर लॉन्च किया है इनिशिएटिव? तो इनिशिएटिव क्या है? डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन। आगे भी देख लेते हैं। दिस इनिशिएटिव पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज फॉर्मलाइजेशन प्रोजेक्ट। तो ये जो इनिशिएटिव है वो किसका हिस्सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, और अलाउज माइक्रो बिजनेस टू गेट ए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये जो है माइक्रो बिजनेसेस हैं उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करने में मदद करेगा। एंड सर्टिफिकेट डायरेक्टली थ्रू द फ़ोन पे ऐप। और सर्टिफिकेट किससे मिलेगा? ये फ़ोन पे ऐप से। क्लियर है? फ़ोन पे और सिडबी ने मिलकर डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया है हेल्प करने के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ठीक, इसके थ्रू जो है फॉर्मल बिजनेस आइडेंटिटी मिलेगी इन्हें थ्रू उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, सिडबी का है जो कि। क्लियर? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन पार्टनरशिप विद द क्रेडिट ऑन यूपीआई। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ? क्रेडिट ऑन यूपीआई के साथ, प्लेटफॉर्म कीवी। ठीक, हैज़ लॉन्च द एयू कॉस्मो क्रेडिट कार्ड। और इन दोनों ने मिल के जो है क्या लॉन्च किया है? एयू कॉस्मो क्रेडिट कार्ड, ए रुपे पावर्ड क्रेडिट कार्ड। रुपे पावर्ड क्रेडिट कार्ड है डिज़ाइन टू फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो है मदद करेगा वाया द यूपीआई। किसके थ्रू होगा? जो यूपीआई के थ्रू। ठीक, तो फिर से समझ लेते हैं। जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उसने पार्टनरशिप में विद द क्रेडिट ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म कीवी, सही है, तो एक क्रेडिट ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म है कीवी, उसके साथ मिलकर लॉन्च किया है एयू कॉस्मो क्रेडिट कार्ड। किसने? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप में किसके साथ? कीवी के साथ। ठीक है, क्रेडिट ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म कीवी। ठीक, और इन दोनों ने मिलकर कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एयू कॉस्मो क्रेडिट कार्ड। क्लियर है? तो कह सकते हो एयू ने पार्टनरशिप में क्रेडिट ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म कीवी जो है उसके साथ मिलकर एयू कॉस्मो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपको बस ये वो ऐसे पूछेंगे कॉस्मो क्रेडिट कार्ड किसने मिलके लॉन्च किया? तो आप क्या कहोगे? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कीवी के साथ मिलके। क्लियर है? बस इतना क्वेश्चन है आपको। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि एयू ने कीवी के साथ मिलके कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आप क्या कहोगे? एयू कॉस्मो। या फिर एयू कुछ और भी नाम हो सकता है, तो आपको एयू कॉस्मो याद रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। एनआईएफटी पटना। तो एनआईएफटी पटना ने एमओयू साइन की है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के साथ, ABFRL के साथ। तो एनआईएफटी पटना और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, ABFRL, इन दोनों ने मिल के पार्टनरशिप करी है टू एम्पावर रूरल वुमेन। जो रूरल वुमेन होती हैं, गांव देहात की वुमेन्स होती हैं, उन्हें एम्पावर करने के लिए, ऑफ जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप।
कौन से? जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन है उन्हें एम्पावर करने के लिए। कहाँ? बिहार में। ऐसे पूछ सकते हैं कि एनआईएफटी पटना ने या फिर एबी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने किसके साथ मिल के जो है जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की रूरल वुमेन को एम्पावर करने के लिए पार्टनरशिप करिए? तो आप क्या कहोगे? एनआईएफटी पटना। याद रखिएगा, एनआईएफटी पटना और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने पार्टनरशिप करिए टू एम्पावर रूरल वुमेन, ठीक है, जो कि जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं। कहाँ? बिहार में। क्लियर? फिर देखते हैं नेक्स्ट। द फिजिकल डिफिसिट फॉर अप्रैल टू जुलाई स्टूड एट 4.68 ट्रिलियन। तो जो फिजिकल डिफिसिट है अप्रैल से जुलाई के बीच में वो कितना है? 4.68 ट्रिलियन रुपीज़। क्लियर? और 29.9% ऑफ द फुल ईयर एस्टिमेट। तो अगर पूरे ईयर का एस्टिमेट निकालें उसका ये कितना बन रहा है? 29.9%। कब? अप्रैल से जुलाई के बीच में। ये और अमाउंट में पूछे तो ये कितना है? 4.68 ट्रिलियन रुपीज़। क्लियर? और ये डेटा देता कौन है? सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने जो फिजिकल डिफिसिट दिया है अप्रैल से जुलाई मंथ के बीच में वो कितना है? 4.68 ट्रिलियन रुपीज़ या फिर 29.9% ऑफ फुल ईयर एस्टिमेट। फुल ईयर एस्टिमेट का 29.9%। द फिजिकल डिफिसिट स्टूड एट 2.77 ट्रिलियन रुपीज़ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। अगर ये पिछली बार की बात करें अप्रैल से जुलाई के बीच में तो ये कितना था? 2.77 ट्रिलियन रुपीज़। क्लियर है? इस बार 4.68 ट्रिलियन रुपीज़ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर आरबीआई एलआरएस। ठीक, तो जो आउटवर्ड रेमिटेंस है आरबीआई की एलआर स्कीम के तहत, ठीक, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसके तहत कब? क्वार्टर 1 में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 26 के, जो कि अप्रैल से जून के बीच में होता है। ठीक है, तो जो पहला क्वार्टर है अप्रैल से जून के बीच वाला जो अभी स्टार्ट हुआ है उसमें जो आउटवर्ड रेमिटेंस है आरबीआई की एलआरएस के तहत वो कितना है? $6.92 बिलियन। क्लियर? डाउन फ्रॉम 9.1 बिलियन इन प्रीवियस ईयर Q1। तो मतलब जो पिछली बार जो था ना वो कितना था? 9.1 बिलियन डॉलर। इस बार कितना है? 6.92 बिलियन। याद रखिएगा कि इस बार जो अप्रैल से जून के बीच में जो क्वार्टर फर्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 26 का, उसमें आउटवर्ड रेमिटेंस जो है आरबीआई की जो एलआरएस स्कीम होती है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसके तहत ये कितना है? 6.92 बिलियन। क्लियर? जो कि पिछली बार से काफ़ी कम है। पिछली बार कितना था? 9.1 बिलियन डॉलर। और ड्यू टू अ डिक्लाइन इन ओवरसीज एजुकेशन। और ये डिक्लाइन है क्यों? ए डिक्लाइन इन ओवरसीज एजुकेशन स्पेंडिंग, एजुकेशन पे स्पेंडिंग थ्रू अदर इन्वेस्टमेंट, और भी अदर इन्वेस्टमेंट है उसके कारण शोड ग्रोथ। हाँ, तो इसमें जो है ग्रोथ दिखी है। इन कॉन्ट्रास्ट क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 24 साइज सिग्निफिकेंट 50.64% सर्च टू 9.1 बिलियन। तो ये पता है क्या बता रहे हैं? ये बता रहे जो पिछली बार 9.1% जो हुआ था ना उसमें 50.64% की सर्च देखी गई थी। ठीक है, बढ़ोतरी देखी गई थी, तब ये 9.1% हुआ था। लेकिन इस बार ये काफ़ी कम हो गया है, 9.1 से 6.92%, ड्रिवन बाय इंटरनेशनल ट्रैवल नॉर्मलाइजेशन। और ये क्यों बढ़ोतरी हुई थी? इंटरनेशनल ट्रैवल नॉर्मलाइजेशन की वजह से। एंड चेंजेस टू द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पॉलिसी, और चेंजेस थे कुछ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पॉलिसी में, उसकी वजह से। आपको बस इतना याद रखना है कि जो इस बार का आउटवर्ड रेमिटेंस है आरबीआई का लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत क्वार्टर 1 में वो कितना है? 6.92 बिलियन। और बस इतना और याद रख लिया कि पिछली बार ये अगर वो पूछे कि पिछली बार कितना था 9.1 बिलियन, इस बार क्वार्टर 1 में ये कितना है? 6.92 बिलियन। क्लियर है? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज पोस्टहमसली अवॉर्डेड द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उन्हें अवार्ड मिला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। कौन सा? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। फॉर हिज इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इनके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, इस वजह से विद हिज वाइफ, उनकी वाइफ के साथ गुरशरण कौर, एक्सेप्टिंग द अवार्ड ऑन हिज बिहाफ। और इनकी जो वाइफ है गुरशरण कौर, उन्होंने इनके बिहाफ पे वो अवार्ड लिया है, रिसीव किया है। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस इज मोनूमेंटल कंट्रीब्यूशन टू द 1991 लिबरलाइजेशन एंड नेशन बिल्डिंग थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसी। आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, आपको बस ये याद रखना है। क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम हो सकता है। पहला कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है, तो आप क्या कहोगे? मनमोहन सिंह जी को। वैसे पूछ सकते हैं कि जो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो, वो किसके लिए मिला है? तो इकोनॉमिक्स के लिए। ऐसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला है,
तो आपको याद रखना है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। क्लियर है। और इनकी वाइफ ने रिसीव किया गुरशरण कौर ने इनके बिहाफ पे। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। इंडियाज नेट FDI इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 अप्रैल से जून 2025 वाले में। तो जो नेट FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो, तो इंडिया का नेट FDI Q1 में फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो कि अप्रैल से जून के बीच में अभी पढ़ाया था मैंने, वाज $4.91 बिलियन। क्लियर है। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया का Q1 में फाइनेंशियल ईयर 26 के, वो कितना है? $4.91 बिलियन। ये 21.1% डिक्रीज, और डिक्रीज हो ही रहा है, लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो ये 21.1% डिक्रीज हो गया है पिछले साल से। याद रखिएगा ये कितना हो गया? $4.91 बिलियन, और ये 21% घट गया है। काफ़ी बड़ी चीज़ है ये। तो 21.1% ये घट गया है पिछले साल से, प्राइमरीली ड्यू टू हायर आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड रिपैट्रिएशन डाइवेस्टमेंट। तो कह सकते हो कि बहुत सारे लोग जो है अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इसी वजह से जो है अब जो FDI है वो घट गया है 4.91 बिलियन। अभी देखेंगे, शायद दे रखा हो कि पिछली बार कितना था। ठीक। इवन एज ग्रॉस इनफ्लोज रिमेंड स्ट्रॉन्ग। अगर बात करें ग्रॉस इनफ्लो जो है वो रिमेंड स्ट्रॉन्ग, कितना है? $25.17 बिलियन। तो जो ग्रॉस इनफ्लो है वो स्ट्रॉन्ग रहा है, कितना? $25.17 बिलियन। की डिटेल्स देख लेते हैं। ग्रॉस इनफ्लो कितना है? 25.17 बिलियन, अप फ्रॉम 22.77 बिलियन इन Q1। तो ये जो ग्रॉस इनफ्लो है वो कितना है? बड़ा है, 22.77 बिलियन पिछले साल के अगर कंपेयर करें। नेट इनफ्लो जो है 4.91 बिलियन, ये घटा है कितने से? 6.22 बिलियन Q1 फाइनेंशियल ईयर 25। तो जो पिछली बार जो था नेट इनफ्लो वो 6.22 था, इस बार कितना हो गया? 4.91। तो ये दोनों याद रखने, ग्रॉस इनफ्लो और नेट इनफ्लो। आपको वैसे पूछ सकते हैं कि ग्रॉस इनफ्लो कितना है इस बार, तो आप क्या कहोगे? $25.17 बिलियन। पिछली बार कितना था ये? $22.77 बिलियन। तो बढ़ गया है इस बार। नेट इनफ्लो जो है 4.91 बिलियन है, और ये घट गया है पिछली बार से। पिछली बार कितना था? 6.22 बिलियन। रीज़न फॉर डिक्लाइन इंक्रीज आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। तो जो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया है बाय इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनी जो बाहर के लिए ज़्यादा देख रही हैं, एंड रिपैट्रिएशन डाइवेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, समझ रहे हो, और वो दूसरी जगह ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और जो इंडियन कंपनीज हैं वो बाहर ज़्यादा दिखा रही हैं अपना इंटरेस्ट। ठीक। इसी वजह से ये जो FDI में है कमी आ रही है लगातार। नेक्स्ट है रियल GDP हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.8% इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो क्वार्टर जो फर्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, उसमें जो GDP है वो 7.8% का अनुमान लगाया जा रहा है, ओवर द ग्रोथ रेट ऑफ 6.5% ड्यूरिंग Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो पिछली बार जो फॉरकास्ट की थी NSO ने वो 6.5% की थी, इस बार जो है 7.8% कर रहे हैं। कौन? NSO। ठीक है। तो NSO के अकॉर्डिंग अगर पूछे कि Q1 में GDP कितनी अनुमान लगाई है उनने, तो आप क्या कहोगे? 7.8%। क्लियर है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेबीज रिवाइज्ड फ्रेमवर्क इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2025। तो सेबी के रिवाइज फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहा है, द न्यू इंट्राडे नेट पोजीशन लिमिट। तो जो नई इंट्राडे नेट पोजीशन लिमिट जो है इंडेक्स ऑप्शन के लिए पर एंटिटी, वो कितनी हो गई है? 5,000 करोड़। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेबीज रिवाइज फ्रेमवर्क, सेबी के जो रिवाइज फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग कब? 1 अक्टूबर 2025 से द न्यू इंट्राडे नेट पोजीशन लिमिट, जो न्यू इंट्राडे नेट पोजीशन लिमिट है किसके लिए? इंडेक्स ऑप्शन के लिए पर एंटिटी, वो कितनी हो गई है? 5,000 करोड़। वाइल द इंट्राडे ग्रॉस पोजीशन लिमिट रिमेन्स 10,000 करोड़। इंट्राडे ग्रॉस पोजीशन लिमिट जो है वो कितनी है? 10,000 करोड़। और जो इंट्राडे नेट पोजीशन है लिमिट फॉर इंडेक्स ऑप्शन वो कितनी है? 5,000 करोड़। दोनों का याद रखिएगा, वो इंट्राडे नेट पोजीशन लिमिट फॉर इंडेक्स ऑप्शन भी पूछ सकते हैं, इंट्राडे ग्रॉस पोजीशन लिमिट पूछ सकते हैं। क्लियर। दोनों में से कोई पूछ सकते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ है US इमर्ज्ड एज द टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल टू जून फाइनेंशियल ईयर 26। तो US जो है ना वो टॉप सोर्स इमर्ज हुआ है किसमें? FDI में, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। कब से कब तक? अप्रैल जून 2026, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 चल रहा है उसके अप्रैल से जून के क्वार्टर में। क्लियर। कौन? US। और देख लेते हैं
इन्वेस्टिंग 5.61 बिलियन डॉलर। इसने कितना इन्वेस्ट किया है? 5.61 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है। नियरली ट्रिपल द अमाउंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो अगर पिछले साल से तुलना की जाए ना तो ये कितना है? लगभग 3 गुना है। और इसने कितना किया है? 5.61 बिलियन डॉलर एज ए FDI, contributing to a 15% overall FDI increase in India for the quarter। और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना? 15% ओवरऑल 50% FDI इंक्रीजेज इन इंडिया फॉर द क्वार्टर। किसके लिए? क्वार्टर के लिए। ठीक है, क्वार्टर के लिए कितना ओवरऑल FDI इंक्रीज है? ये 15% का। दिस ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन इंडियाज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और ये दिखाता है कि जो दूसरे देश हैं वो कितना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस है इंडिया में। और देख लेते हैं की डिटेल्स, देख लेते हैं इसकी। ठीक है, US टॉप इमर्ज हुआ है, क्लियर। और इसने कितना किया है? 5.61 बिलियन डॉलर अप्रैल से जून के क्वार्टर में। की डिटेल्स देख लेते हैं। US इन्वेस्टमेंट कितना है? 5.61 बिलियन डॉलर। ये सब्सटेंशियल इंक्रीज फ्रॉम 1.5 बिलियन इन द सेम पीरियड। पिछली बार ये कितना था? लगभग 1.5 बिलियन था। उससे लगभग, वो अभी बता रहा था ना मैं, 3 टाइम्स हुआ है, तो वो उतना ही है। तो पिछली बार 1.5 बिलियन था, इस बार 5.6 बिलियन हो गया। लेकिन अगर अब करंट सिनेरियो में देखा जाए तो अभी थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं हमारे, लेकिन ये न्यूज़ जो है वो अप्रैल से जून के क्वार्टर की है, तो ध्यान रखिएगा, क्लियर। टोटल FDI इनफ्लो कितना है? 18.62 बिलियन है। कितना? 18.62 बिलियन डॉलर, अप 15% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल से 15% का अप है। कितना है? 18.62 बिलियन डॉलर। अदर टॉप सोर्सेज, अच्छा US के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? ठीक है, ये भी देखना है। तो दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, तीसरे पे मॉरिशियस है। बस आपको इतना ही याद रखना है। पहले पे टॉप पे है US, उसने इन्वेस्ट किया 5.61 बिलियन डॉलर, जो कि पिछली बार कितना था? 1.5 बिलियन था। और टोटल अगर FDI इनफ्लो देखें तो 18.62 बिलियन है, अप 15% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पिछले साल से 15% ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे है सिंगापुर और तीसरे पे मॉरिशस। वो पूछ सकते हैं कि दूसरे पे कौन है FDI में, इन्वेस्टमेंट में, तो आप क्या कहोगे? सिंगापुर। पहले पे US है और उसने कितना किया है? 5.61 बिलियन डॉलर। टोटल देखें तो 18.62 बिलियन किया गया है। और ये अगर कंपेयर करें पिछली बार से तो 15% ज़्यादा है, क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग PMI रोज टू 59.3। कब? अगस्त में। तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो कितना हो गया है? 59.3। कब? अगस्त में। मार्किंग द फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग कंडीशंस ओवर 17 ईयर्स। तो 17 सालों में ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट है, क्लियर। एंड द क्विकेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, और सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट रेट भी, ग्रोथ की जो रेट है वो भी सबसे ज़्यादा है। कब से? 2008 से, क्लियर। ड्रिवन बाय सर्जिंग डोमेस्टिक डिमांड, स्ट्रॉन्ग न्यू ऑर्डर्स एंड एक्सलेटेड प्रोडक्शन। दिस फिगर कंपाइल्ड बाय S&P ग्लोबल। और ये जो डेटा दिया गया है वो किसने दिया? S&P ग्लोबल ने। तो फिर से मैं समझा देता हूँ कि जो S&P ग्लोबल है उसने एक डेटा दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो कितनी हो गई है? 59.3। कब? अगस्त में। मार्किंग द फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग कंडीशंस। और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं पिछले 17 वर्षों में। एंड द क्विकेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, और जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी सबसे ज़्यादा है। कब से? 2008 से अगर तुलना की जाए, क्लियर। और ये डेटा कौन दे रहा है? S&P ग्लोबल। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI कितना हो गया है? 59.3 अगस्त तक, ठीक। अब देख लेते हैं आगे। S&P ग्लोबल फॉर द HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI, ठीक है, रिप्रेजेंटेड। अच्छा, एक और देख लो। दिस फिगर कंपाइल्ड बाय S&P ग्लोबल, ठीक है, किसके लिए? फॉर द HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI, ठीक है, HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI के लिए। रिप्रेजेंटेड एन अपटिक फ्रॉम 59.1 जुलाई। अच्छा, जुलाई में कितना था? 59.1 था। और ये अभी कितना हो गया है? अगस्त में 59.3। तो ये बड़ा है, क्लियर। तो यही थी न्यूज़। और वो ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI कितना हो गया है अगस्त में, तो आप क्या कहोगे? 59.3। वो ऐसे पूछ सकते हैं ये किसने डेटा प्रोवाइड कराया है, तो आप क्या कहोगे? S&P ग्लोबल ने, क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। RBI फाइंड फोन पे 21 लाख रुपीज़, अच्छा, फॉर वॉयलेटिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशंस। तो देखिए न्यूज़ क्या है कि जो RBI है उसने फ़ोन पे 21 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इसने वॉयलेट कर दिया प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशंस, PPI रेगुलेशंस, क्लियर। तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि रिसेंटली जो है ना RBI ने पेनाल्टी लगा दी है फ़ोन पे किस लिए, तो क्या कहोगे? PPI रेगुलेशन
वॉयलेट करी है। क्लियर। वो ऐसे ही पूछ सकते कि रिजर्व बैंक ने अभी फ़ोन पे पीपीआई इंस्ट्रूमेंट की वॉयलेशन के लिए जुर्माना लगाया है, अमाउंट कितना था? तो आप क्या कहोगे? 21 लाख रुपए। क्लियर। स्पेसिफिकली फॉर मेंटेनिंग लोअर एंड ऑफ डे स्क्रू अकाउंट्स, मेंटेन इन्होंने जो है स्पेसिफिकली मेंटेन किया लोअर एंड ऑफ डे एक्रो अकाउंट बैलेंस। ठीक। देन रिक्वायर्ड, मतलब जितना रिक्वायर्ड होता है ना उससे कम बैलेंस इन्होंने मेंटेन किया है, इसीलिए इन पे जुर्माना लग गया है। और भी देख रहे हैं, टू रिपोर्ट दी शॉर्टफॉल्स इमीडिएटली ऑन द आरबीआई ड्यूरिंग ए स्टैच्यूटरी इंस्पेक्शन। हाँ, आप उनके चक्कर में मत पड़ो। ठीक। आपको बस ये याद रखना है कि आरबीआई ने फ़ोन पे जुर्माना लगाया है, पेनाल्टी लगाई है 21 लाख रुपए की, क्योंकि इन्होंने वॉयलेट की है पीपीआई रेगुलेशंस। स्पेसिफिकली अगर बात करें, विशेष रूप से बात करें, तो इन्होंने जो एंड ऑफ द डे एस्क्रो अकाउंट बैलेंस होता है ना उससे कम मेंटेन किया है, इसीलिए। क्लियर। और ये कुछ बता रहे, देख लेते हैं अपने लोग। दी शॉर्टफॉल्स इमीडिएटली टू द आरबीआई ड्यूरिंग ए स्टैच्यूटरी इंस्पेक्शन कवरिंग अक्टूबर। हाँ, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने बता दी कि आरबीआई ने फ़ोन पे 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया फॉर वॉयलेटिंग पीपीआई रेगुलेशन। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इन्होंने जो एंड ऑफ द डे एस्क्रू अकाउंट बैलेंस होता है वो मिनिमम से कम मेंटेन किया, इसीलिए। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। ड्रीम टू डेमो वाज द एसबीआई's फर्स्ट एवर स्टार्टअप पिच फेस्ट। तो ये जो एसबीआई का फर्स्ट एवर स्टार्टअप पिच फेस्ट है वो क्या है? उसका नाम ड्रीम टू डेमो, या ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ड्रीम टू डेमो किसने लॉन्च किया है? तो आप क्या कहोगे? एसबीआई ने। कब हुआ है? 4 सितंबर 2025 को। वेन्यू याद रखिएगा, चेन्नई। क्लियर। तो एसबीआई ने अपना पहला स्टार्टअप पिच फेस्ट जो है वो लॉन्च किया है, ड्रीम टू डेमो, 4 सितंबर 2025 को चेन्नई में। द इवेंट प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू पिच देयर आइडियाज डायरेक्टली। यहाँ पर हो क्या रहा था कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स खोलते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपने आइडियाज़ को पिच कर सकते थे डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को। क्लियर। और उससे उन्हें जो है इन्वेस्टमेंट मिल सकता था। तो ये किसने लॉन्च किया था? एसबीआई ने। ऐसा क्वेश्चन बच सकता है कि रिसेंटली इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली पिच करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ड्रीम टू डेमो, वो किसने लॉन्च किया? तो आप क्या कहोगे? एसबीआई ने। वो ऐसे पूछ सकते हैं, एसबीआई ने रिसेंटली स्टार्टअप पिच फेस्ट लॉन्च किया था, नाम क्या है? तो आप क्या कहोगे? ड्रीम टू डेमो। वेन्यू क्या है? चेन्नई। क्लियर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इससे बन सकता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। नाबार्ड हैज़ लॉन्च द सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म। तो ये न्यूज़ मैंने एक बार और पढ़ाई है और ये फिर से आप पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है? तो अच्छी बात है। ऐसे पूछ सकते हैं कि सीडीसीआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो आप क्या कहोगे? नाबार्ड ने। किसके लिए? रूरल बैंक्स के लिए। क्लियर। तो नाबार्ड ने सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रूरल बैंक्स के लिए। द सीडीसीआई इज एन एंड टू एंड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म डिजाइन टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन द एंटायर क्रेडिट डिलीवरी। तो सीडीसीआई क्या है? क्या एक एंड टू एंड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। किस लिए डिज़ाइन किया गया है? टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन द एंटायर क्रेडिट डिलीवरी। जो भी एंटायर क्रेडिट डिलीवरी है उसे डिजिटाइज और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और आरआरबी की मैनेजमेंट प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक। आपको बस इतना याद रखना है कि सीडीसीआई किसने लॉन्च किया है? सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड ने। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि नाबार्ड ने सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसके लिए? तो अब ये आपको याद रखना है कि रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। क्लियर। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सीडीसीआई प्लेटफॉर्म जो है वो किस के लिए लॉन्च किया गया है? तो आप क्या कहोगे? रूरल बैंक्स के लिए। याद रखिएगा, आरआरबीज के लिए ये लॉन्च किया गया है, और लॉन्च किसने किया है? नाबार्ड ने। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास आरबीआई, एक मिनट, अच्छा हाँ, वो हो गई है नाबार्ड वाली, ये दूसरी न्यूज़ है। ठीक। ये देख लीजिएगा। द स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट वाज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय सिडबी एंड CRIF हाईमार्क। तो ध्यान रखिएगा कि जो स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट है वो ऐसे पूछें कि स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट किस किस एंटिटी ने मिलकर लॉन्च करी है, तो या फिर पब्लिश करी है? तो आप क्या कहोगे? सिडबी और CRIF हाईमार्क। वो ऐसे पूछ सकते हैं कि सिडबी और किस एंटिटी ने मिलके स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट लॉन्च करी है? तो आप क्या कहोगे? सिडबी और CRIF हाईमार्क ने मिलके। क्लियर है। देख लेते हैं आगे। उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अच्छा, इस रिपोर्ट में जो उत्तर प्रदेश है उसने ईयर ऑन ईयर हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड करी है इन आउटस्टैंडिंग स्मॉल बिजनेस क्रेडिट पोर्टफोलियो एट, और जो स्मार्ट बिजनेस क्रेडिट पोर्टफोलियो है वो कितने पे है?
6.7% पे। महाराष्ट्र में द लार्जेस्ट मार्केट, और जो महाराष्ट्र है वो सबसे बड़ा मार्केट बन के उभरा है with an outstanding credit portfolio of 6.0 लाख करोड़, फॉलोड बाय तमिलनाडु। जो लार्जेस्ट मार्केट है वो कौन है? महाराष्ट्र है। आपको ये याद रखना है कि और आउटस्टैंडिंग स्मॉल बिजनेस क्रेडिट पोर्टफोलियो वो उसमें यूपी ने हाईएस्ट देखा है, और वो परसेंटेज कितनी है उसकी? 20.7%। महाराष्ट्र जो है वो लार्जेस्ट मार्केट बन के उभरा है, और इसका क्रेडिट पोर्टफोलियो कितना है? 6 लाख करोड़। और ये इसे फॉलो कौन कर रहा है? तमिलनाडु। उसका तमिलनाडु महाराष्ट्र के बाद है दूसरे नंबर पे। क्लियर? मैं फिर से समझा देता हूँ आपको न्यूज़, आप कंफ्यूज मत होइए। जो स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट है वो किसने किसने मिलकर लॉन्च करी है? सिडबी और CRIF हाईमार्क ने। उत्तर प्रदेश जो है उसने रिकॉर्ड करी है हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। जो ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर करते हैं ना, तो वो ग्रोथ सबसे ज़्यादा किसने रिकॉर्ड करी है? तो आप क्या कहोगे? यूपी ने। कितने की? 20.7% की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिकॉर्ड करी है। कितने प्रतिशत की? 20.7% की। महाराष्ट्र जो है वो लार्जेस्ट मार्केट बन के उभरा है, और उसका पोर्टफोलियो कितना है? 6 लाख करोड़ का। ठीक है, 6.0 है तो 6 लाख करोड़ का। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है 4.21 लाख करोड़। तो ऐसे पूछ सकते हैं स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट जो रिपोर्ट है ना, जो कि सिडबी और CRIF ने लॉन्च करी है, उसमें लार्जेस्ट मार्केट कौन था? तो आप क्या कहोगे? महाराष्ट्र। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट मार्केट महाराष्ट्र था, अमाउंट कितना था, उसका पोर्टफोलियो कितना था? तो आप क्या कहोगे? 6 लाख करोड़। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जो स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट है ना, वो ऐसे तो पूछ ही लेंगे कि किसने लॉन्च करी है, सिडबी और CRIF ने। वो और अगर गहराई में जाएंगे, क्योंकि आपने देखे बड़े बड़े पैसेज दे रखे होते तो पढ़ना पड़ता है, उसमें वो पूछेंगे कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सबसे ज़्यादा किसने हाईएस्ट रिकॉर्ड करी है? तो आप क्या कहोगे? यूपी ने। अगर वो ये पूछ ले कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यूपी ने रिकॉर्ड तो करी है कितनी %, तो आप क्या कहोगे? 20.7%। आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है? क्योंकि ये भी चैनल बहुत छोटा है, आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा फिर मैं और ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँगा अच्छे अच्छे। फिलहाल देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट न्यूज़। क्लियर? तो नेक्स्ट न्यूज़ है एल सत्य श्रीनिवास। तो एल सत्य श्रीनिवास जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री स्पेशल सेक्रेटरी, ठीक है? ये कौन है? कॉमर्स मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में स्पेशल सेक्रेटरी हैं। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हो गए। कहाँ? एशियन डेवलपमेंट बैंक में फॉर 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि रिसेंटली जो है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक में इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आप क्या कहोगे? एल सत्य श्रीनिवास। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि रिसेंटली एल सत्य श्रीनिवास जो है उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया इंडिया की तरफ से, ADB में। रिप्लेस किसे किया है? तो आप क्या कहोगे? विकासशील को। तो विकासशील को रिप्लेस करने के बाद एल सत्य श्रीनिवास जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उन्हें अपॉइंट करा गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया की तरफ से एशियन डेवलपमेंट बैंक में। क्लियर? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास PNB हैज साइंड ए MOU विद द राजस्थान गवर्नमेंट। तो PNB जो है उसने MOU साइन कर ली है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ टू प्रोवाइड 21,000 करोड़ इन फाइनेंशियल सपोर्ट। और ये राजस्थान गवर्नमेंट को कितने प्रोवाइड करा रही है? 21,000 करोड़ रुपए। दिस इनिशिएटिव कॉल्ड राइजिंग राजस्थान। क्लियर? तो ऐसे पूछ सकते हैं कि राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव के लिए कौन सी बैंक 21,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड करा रही है? तो आप क्या कहोगे? PNB। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि PNB रिसेंटली 21,000 करोड़ रुपए राजस्थान को प्रोवाइड करा रही है, किस इनिशिएटिव के अंतर्गत? आपको पता होगा राजस्थान भी, लेकिन आपको इनिशिएटिव नहीं पता होगा। अब वहाँ पर वो कुछ भी कह देंगे, इमर्जिंग राजस्थान, राइजिंग राजस्थान, ग्रोइंग राजस्थान, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि जो इनिशिएटिव है राइजिंग राजस्थान है, एम्स टू बूस्ट द स्टेट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय एम्पावरिंग MSMEs। तो अच्छा, ये जो राइजिंग राजस्थान है इसमें किया क्या जाएगा? तो जो MSMEs होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, कुछ थोड़े से बड़े, उनमें, और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी। तो MSMEs को और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए PNB जो है वो 21,000 करोड़ रुपये प्रोवाइड करा रही है राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव के तहत राजस्थान को। क्लियर? जिसमें MSMEs और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाएगी। एज पार्ट ऑफ दिस 2000 लोन सैंक्शंस लेटर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू। और इसके तहत 2000 लोन सैंक्शन भी कर दिए गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। आपको बस इतना याद रखना है कि PNB ने दिए हैं 21,000 करोड़ रुपए राजस्थान को, और राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव है जिसके तहत MSMEs और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प की जाएगी।
क्लियर, बस यही होगा। वो आपसे या तो अमाउंट पूछेंगे कि कितना दिया है राजस्थान को, या फिर वो पूछेंगे किस इनिशिएटिव के तहत, तो आप क्या कहोगे राइजिंग राजस्थान। ऐसे पूछ सकते हैं कि किस स्टेट को, तो पीएनबी ने 21,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए राइजिंग राजस्थान के लिए, एमएसएमई और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए। क्लियर, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंडक्टेड ए वन टाइम एक्सरसाइज, तो इन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है इन अप्रैल 25। कब? अप्रैल 25 में, टू क्लोज नियरली 1.5 मिलियन इनएक्टिव जीरो बैलेंस अकाउंट अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड इन अगस्त 2014 बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो प्रधानमंत्री जी थे, इन्होंने अगस्त 2014 में एक प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू करी थी। क्लियर, तो इसके तहत जो है उसी में जो है आप कह सकते हो कि जो पीएसबीज है उन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी। ठीक, कब? अप्रैल 2025 में। और इन्होंने टू क्लोज नियरली 1.5 मिलियन इनएक्टिव जीरो बैलेंस, तो जो अकाउंट्स थे ना इसके तहत खोले गए थे वो इनएक्टिव थे। क्लियर, तो उन्हें बंद कर दिया गया है। बस आपको ये याद रखना है और कुछ नहीं है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि अप्रैल की थी, हो सकता है मैंने ऐसी लिख ली हो अगर आई हो चर्चा में। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। जापान रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, तो जापान की एक रेटिंग और इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एजेंसी है, ठीक, R&I, अपग्रेडेड इंडियाज लॉन्ग टर्म सोवरीन क्रेडिट रेटिंग BBB+ कर दी है। किससे? फ्रॉम BBB से। अच्छा, तो आपको याद रखना है, देखो फिर से मैं समझाता हूँ कि जापान की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, नाम क्या है? R&I। क्लियर, जापान की है R&I। उसने जो इंडिया की लॉन्ग टर्म सोवरीन क्रेडिट रेटिंग है, कौन सी? लॉन्ग टर्म सोवरीन क्रेडिट रेटिंग, वो BBB से BBB पॉजिटिव कर दी है या फिर BBB+ कर दी है। याद रखिएगा, किसने? R&I ने। जापान की है, रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एजेंसी है। इसने इंडिया की लॉन्ग टर्म सोवरीन क्रेडिट रेटिंग BBB से BBB+ कर दी है विद ए स्टेबल आउटलुक। ठीक है, आप बस ये याद रखिए कि स्टेबल आउटलुक के साथ इन्होंने BBB से BBB+ कर दिया लॉन्ग टर्म सोवरीन क्रेडिट रेटिंग। इंडिया की R&I जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने। मार्किंग द थर्ड अपग्रेड फॉर इंडिया बाय ए ग्लोबल एजेंसी, तो ये थर्ड अपग्रेड है किसके? इंडिया के लिए, किसी ग्लोबल एजेंसी के द्वारा 2025 में। एंड साइटिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रूडेंस एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। और ये क्या साइट कर रहे हैं, मतलब कि क्या बताना चाह रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, फिस्कल प्रूडेंस, और कह सकते हो कि ज़्यादा मतलब जो है पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी भी रहेगी एक्सटर्नली। तो जो भी चीज़ें थी आपको, देखो ये तो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपको ही पता है, वो ये थोड़ी ना पूछेंगे। वो आपसे बस ये पूछेंगे कि कौन सी अभी रिसेंटली रेटिंग एजेंसी है या फिर रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन है जापान की, जिसने लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है इंडिया की, वो BBB से कितनी कर दी है? तो आप क्या कहोगे? BBB+ कर दी है। क्लियर, और विद ए स्टेबल आउटलुक। ठीक, आपको बस यही याद रखना, और कुछ नहीं है। जो भी होता है इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन भी बना देता हूँ। वो ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया की लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB से BBB+ कर दी है किसने? तो R&I होगा, और भी क्रिसिल होगा, बाहर की होंगी, सॉरी, ठीक है, तो बाहर की दे रखी होंगी। आपको ये याद रखना है कि R&I जापान ने ये BBB से BBB+ कर दी है। क्लियर, क्या? लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। क्लियर, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। वियोना फिनटेक हैज़ बीन अप्रूव्ड एज ए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, तो वियोना फिनटेक जो है उसे अप्रूवल मिल गया है किस तरह से? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के तौर पे बाय NPCI। तो NPCI से इसे जो है अप्रूवल मिल गया है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में, किसे? वियोना फिनटेक को। टू वर्क विद पार्टनर इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड UPI सर्विसेज, हाँ, UPI सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। वियोनास 2 एप्लीकेशंस, ग्राम पे एंड वियोना पे, आर कवर्ड बाय NPCI अप्रूवल। तो ये जो अप्रूवल दिया है NPCI ने, इसके तहत जो है इसके 2 ऐप काम करेंगे, ग्राम पे और वियोना पे। आपसे वो रिसेंटली बस ऐसे पूछे कि कौन सी फिनटेक को जो है NPCI से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में अप्रूवल मिला है, तो आप क्या कहोगे? वियोना फिनटेक। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि वियोना फिनटेक को NPCI से किस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्रूवल मिला है, तो आप क्या कहोगे? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कौन से 2 ऐप को मिला है, तो आप क्या कहोगे? ग्राम पे और वियोना पे। वो लोग बहुत डिटेल में पूछते हैं, समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं हर तरीके से आपको बताने की भी कोशिश करता हूं। तो वियोना फिनटेक को अप्रूवल मिल गया एज ए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर NPCI से, और जो है उसके 2 ऐप काम करेंगे उसमें, ग्राम पे और वियोना पे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $212.64 मिलियन लोन टू सपोर्ट कोस्टल कम्युनिटीज़ इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया $212.64 मिलियन का लोन, किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए? कोस्टल कम्युनिटीज़ को। कहाँ? तमिलनाडु और कर्नाटका में। तो ऐसे पूछ लेंगे कि तमिलनाडु और कर्नाटका में जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए $212.64 मिलियन का लोन किस बैंक ने अप्रूव किया है? तो दे रखे होंगे ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, एनडीबी। तो आप क्या कहोगे? वर्ल्ड बैंक। ठीक। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि रिसेंटली एक बैंक ने कोस्टल कम्युनिटीज़ को हेल्प करने के लिए इंडियन स्टेट के तमिलनाडु और कर्नाटका में $212.64 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। ठीक। तो आप क्या कहोगे? वर्ल्ड बैंक ने। वो अमाउंट पूछ सकते हैं। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने वो पूछेंगे कि कितने का अमाउंट अप्रूव किया, तो आप क्या कहोगे? 212.64 मिलियन का। ठीक। वो स्टेट्स भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने 212.64 मिलियन का कोस्टल कम्युनिटीज़ को लोन अप्रूव किया है। स्टेट कौन कौन से हैं? तो वहाँ पर तमिलनाडु और उड़ीसा हो जाएगा, या फिर कर्नाटका, या कुछ बदल देंगे फिर देंगे तमिलनाडु और कर्नाटका। तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु और कर्नाटका को। ठीक। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ द लार्जर स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड इकोनॉमी प्रोग्राम। अब एक और क्वेश्चन बन गया, वो कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने $212.64 मिलियन का लोन अप्रूव किया कोस्टल कम्युनिटीज़ को तमिलनाडु और कर्नाटका में, ये किस बड़े इनिशिएटिव का हिस्सा है? क्लियर। तो आप वहाँ पर मार के आओगे शोर को। ठीक। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड द इकोनॉमी प्रोग्राम। क्लियर। तो वर्ल्ड बैंक ने $212.64 मिलियन का लोन अप्रूव किया कोस्टल कम्युनिटीज़ को तमिलनाडु कर्नाटक के, और ये प्रोजेक्ट हिस्सा है शोर प्रोग्राम का। क्लियर। और उसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड द इकोनॉमी। नेक्स्ट है आरबीआई ऑथराइज्ड डीबीएस बैंक इंडिया। ठीक। तो आरबीआई ने ऑथराइजेशन दे दिया डीबीएस बैंक इंडिया को एज एन एजेंसी बैंक स्पेसिफिकली फॉर कलेक्टिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेमेंट्स। तो रिसेंटली आरबीआई ने ऑथराइज कर दिया है डीबीएस बैंक इंडिया को किस तरह से? एजेंसी बैंक की तरह। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यह कलेक्ट करेगा जीएसटी पेमेंट को। ए स्टेटस इट रिसीव्ड इन सितंबर 2025, और ये स्टेटस इसे कब मिला है? सितंबर में मिला है। दिस मेक्स डीबीएस बैंक इंडिया द फर्स्ट होली ओन्ड फॉरेन सब्सिडरी इन इंडिया। तो ये पहली फर्स्ट होली ओन्ड फॉरेन सब्सिडरी है इंडिया में। क्लियर। टू रिसीव सच ऑथराइजेशन, ऐसा ऑथराइजेशन रिसीव करने वाली। क्लियर। इनेबलिंग इट टू प्रोवाइड बिजनेसेस विद डिजिटल जीएसटी पेमेंट ऑप्शन थ्रू इट्स डीबीएस आइडियल प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रिसेंटली किस बैंक को स्पेसिफिकली अलाउ करा गया है टू कलेक्ट जीएसटी पेमेंट्स। क्लियर। अब ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, तो वहाँ पर ऑप्शन आपको मार के आना है डीबीएस बैंक। क्लियर। और ये ऐसा पहला हुआ है, डीबीएस बैंक जो है वो पहली ऐसी बैंक बनी है जो होली ओन्ड सब्सिडरी है इंडिया में, फॉरेन सब्सिडरी। क्लियर। फॉरेन सब्सिडरी इंडिया में जो रिसीव करेगी ऐसा ऑथराइजेशन। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कौन सी फॉरेन सब्सिडरी है इंडिया में जो जीएसटी पेमेंट रिसीव करेगी? तो आप क्या कहोगे? डीबीएस बैंक। क्लियर है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी सोल्ड इट्स एंटायर 1.65% स्टेक इन कोटक महिंद्रा बैंक, और कितने में? 6,256 करोड़ में इन ब्लॉक डील्स इन सितंबर टू फंड इट्स लार्जर इन्वेस्टमेंट इन यस बैंक। तो सुमितोमो बैंक जो है उसने अपना 1.65% का स्टेक जो है किसमें? कोटक महिंद्रा बैंक में, वो बेच दिया है। कितने में? 6,256 करोड़ रुपए में। ठीक है। टू फंड इट्स लार्जर इन्वेस्टमेंट इन यस बैंक। यस बैंक में वो और ज़्यादा लार्जर इन्वेस्टमेंट करने को है, इसीलिए आपको जो न्यूज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि रिसेंटली एसएमबीसी ने, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने किस बैंक में अपना एंटायर स्टेक बेच दिया है? तो आप क्या कहोगे? कोटक महिंद्रा बैंक में। वैसे पूछ सकते हैं सुमितोमो जो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है उसने अपना 1.65% का एंटायर स्टेक बेच दिया है। अमाउंट कितना है? तो आप क्या कहोगे? 6,256 करोड़ रुपए। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। रेजर पे हैज़ इंटीग्रेटेड एप्पल पे। तो रेजर पे ने जो अपने आप को है वो जोड़ दिया किसके साथ? एप्पल पे के साथ, फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए, मेकिंग इट द फर्स्ट इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर टू डू सो। ये पहली इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर है ऐसा करने वाली। कौन? रेजर पे। इसने किसके साथ जोड़ दिया? एप्पल पे के साथ। तो ऐसा पूछ लें कि रिसेंटली जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए एप्पल पे के साथ
किस एंटिटी ने अपने आप को जोड़ा है? तो आप क्या कहोगे? रिजर्व पे, क्योंकि ये पहली एंटिटी है ऐसा करने वाली। ए मूव दैट अलाउज इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एक्सेप्ट पेमेंट्स। अब इस मूव के थ्रू जो है ये अलाउ कर रहे हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को, ठीक, टू एक्सेप्ट पेमेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल कस्टमर्स। अब वो पेमेंट जो है इंटरनेशनल कस्टमर से ले सकते हैं, ठीक, वन क्लिक चेकआउट। हाँ, वही चीज़ें हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है अलाउ कर दिया है। और रेजर पे जो है अब उसको इंटीग्रेट कर दिया गया एप्पल पे के साथ, और ये करने वाली वो पहली ऐसी सुविधा देने वाली एंटिटी बन गई है जो इसने अपने आप को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए इंटीग्रेट कर लिया एप्पल पे के साथ। क्लियर? तो पूछ सकते हैं वो, या फिर वो ऐसे पूछ लेंगे कि रेजर पे ने अभी रिसेंटली जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए किस एंटिटी के साथ में इंटीग्रेशन किया है? तो आप क्या कहोगे? एप्पल पे के साथ। क्लियर? नेक्स्ट है इंजेति श्रीनिवास। तो इंजेति श्रीनिवास अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इंजेति शर्मा जो है उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन के पद पे। कहाँ? गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ? गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल चेयरपर्सन है ये, ठीक। किस चीज़ के चेयरमैन है ये? गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। ही रिप्लेस्ड गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि रिसेंटली जो है चेयरमैन बनाया गया गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, किसे बनाया गया है? तो आप क्या कहोगे? इंजेति श्रीनिवास। वैसे पूछ सकते हैं कि इंजेति श्रीनिवास को जो है वो अभी रिसेंटली चेयरमैन बनाया गया गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो आप क्या कहोगे? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। फिर देखते हैं नेक्स्ट, यूएन अपॉइंटेड अमिताभ चौधरी। तो यूनाइटेड नेशन जो है उसने अपॉइंट कर दिया अमिताभ चौधरी को कौन से पद पे? ग्रुप हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। कहाँ? ग्रुप हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एट अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस कंपनी AIA में। याद रखिएगा, वो पूछ सकते हैं कि रिसेंटली अभी जो है किस एंटिटी ने अमिताभ चौधरी को ग्रुप हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एट AIA अपॉइंट किया है? तो आप क्या कहोगे? यूनाइटेड नेशंस ने। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं यूनाइटेड नेशंस ने अभी किसे ग्रुप हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एट AIA अपॉइंट किया है? तो आप क्या कहोगे? अमिताभ चौधरी को। एज चेयर ऑफ द UNEPFI, ठीक, एज चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम फाइनेंशियल इनिशिएटिव प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस। आपको बस इतना याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ने अमिताभ चौधरी को ग्रुप हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ बना दिया है? अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस कंपनी। और ये जो है कह सकते हो कि वो क्या बनी है? चेयर ऑफ UNEP फाइनेंशियल इनिशिएटिव भी बन गई है चेयरमैन, ठीक, प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस PSI। क्लियर? आपको बस वो ऐसे ज़्यादातर पूछेंगे कि रिसेंटली UN ने ग्रुप हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एट AIA किसे अपॉइंट किया? तो आप क्या कहोगे? अमिताभ चौधरी। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली चेयर ऑफ UNEPFI किसे बनाया गया है? तो भी अमिताभ चौधरी। क्लियर है? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास IDBI बैंक फाइल्ड ए फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्लिया। तो IDBI बैंक ने फाइल करी एक फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्लिया। कहाँ? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में। किसके अगेंस्ट? जी एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट। तो क्वेश्चन अच्छा है, समझ रहे हैं? तो ऐसे पूछें कि रिसेंटली अभी किसी ने फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्लिया अप्लाई करी है, फाइल करी है जी एंटरटेनमेंट के विरुद्ध या फिर अगेंस्ट में, किस बैंक ने? तो आप क्या कहोगे? IDBI बैंक ने। अच्छा, देख लेते हैं कि कहा क्या है। एलिजिंग ए डिफ़ॉल्ट ऑफ 225.23 करोड़ का। तो उन पर दावा ठोका गया 225.23 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्ट का। क्लियर? द डिफ़ॉल्ट रिलेट्स टू डेट सर्विस रिजर्व एग्रीमेंट। किससे रिलेटेड है? DSRA से रिलेटेड है। कनेक्टेड टू क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल्ड बाई सिटी नेटवर्क्स। आपको बस ये याद रखना है कि रिसेंटली अभी जी एंटरटेनमेंट पे NCLT के थ्रू फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्लिया जो है वो फाइल की गई है। किस बैंक ने की है? ठीक, तो आप क्या कहोगे? IDBI बैंक ने। ऐसे ही पूछ सकती है IDBI बैंक ने अभी रिसेंटली फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्लिया फाइल करी है NCLT को किस एंटरटेनमेंट एंटिटी के अगेंस्ट? ठीक है, तो वहाँ पर जी एंटरटेनमेंट होगा, स्टार होगा नेटवर्क या और कोई भी। तो आप याद रखना IDBI बैंक ने जी एंटरटेनमेंट के विरुद्ध जो है प्लिया फाइल करी है। क्लियर? और इसमें डिफ़ॉल्ट कितने का है? 225.23 करोड़ का। और ये डिफ़ॉल्ट जो है वो रिलेट करता है DSRA से, डेट सर्विस रिजर्व एग्रीमेंट से। क्लियर? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट है द OECD रेज्ड इंडिया GDP ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 अप फ्रॉम इट्स प्रायर 6.3% प्रोजेक्शन। तो OECD ने रेज कर दिया इंडिया की GDP ग्रोथ फॉरकास्ट कितने 6.7% पे, ठीक, किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। पहले कितनी थी 6.3% फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर OECD पूछे कि OECD ने इंडिया की GDP कितनी फॉरकास्ट करी है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, तो आप क्या कहोगे 6.7%। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया सिडबी लॉन्च द BOB अर्थ सर्कुलर इकोनॉमी स्कीम MSE स्पाइस अंडर इट्स ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट कैटेगरी। एक मिनट रुकिए ज़रा देख लें। हाँ, ये तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और सिडबी, कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा और सिडबी, इन दोनों ने मिल के लॉन्च किया है BOB अर्थ सर्कुलर इकोनॉमी स्कीम MSE स्पाइस, ठीक, अंडर इट्स ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ऐसे पूछेंगे कि अर्थ सर्कुलर इकोनॉमी स्कीम किसने लॉन्च करी है सिडबी के साथ मिलके, तो आप क्या कहोगे बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस एंटिटी के साथ मिलके अर्थ सर्कुलर इकोनॉमी स्कीम लॉन्च करी है MSE स्पाइस, तो आप क्या कहोगे सिडबी, ठीक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और सिडबी ने मिलके BOB अर्थ सर्कुलर इकोनॉमी स्कीम MSE स्पाइस अंडर इट्स ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च की है। क्लियर, बैंक ऑफ बड़ौदा और सिडबी, इसमें बैंक ऑफ इंडिया धोखे से लिख किया। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, RBI purchased a 4.16 acre land parcel at Nariman Point, Mumbai from the Mumbai Metro Rail Corporation for 3,472 crores। तो RBI ने परचेज किया है 4.16 एकड़ लैंड पार्सल, कहाँ, नरीमन पॉइंट मुंबई में, फ्रॉम द MMRCL, ठीक है। तो RBI ने परचेज किया है 4.16 एकड़ लैंड पार्सल नरीमन पॉइंट मुंबई में, किससे लिया है ये, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, कितने में, 3,472 करोड़ रुपए में। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली RBI ने 4.16 एकड़ लैंड पार्सल नरीमन पॉइंट पे परचेस किया है, किस एंटिटी से, तो आप क्या कहोगे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। वैसे ही पूछ सकते हैं कितने अमाउंट में, तो आप क्या कहोगे 3,472 करोड़ रुपए में, किसने, RBI ने, किससे, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, कितना, 4.16 एकड़ लैंड पार्सल नरीमन पॉइंट पे। नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑफिशियली लॉन्च द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल GSTAT, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली GSTAT किसने लॉन्च किया है, तो आप क्या कहोगे निर्मला सीतारमन जी ने। एंड इट्स E-कोर्ट्स पोर्टल, कहाँ, न्यू दिल्ली में। तो पूछ सकते हैं कि निर्मला सीतारमन जी ने GSTAT या फिर GSTAT लॉन्च किया है कहाँ, तो आप क्या कहोगे न्यू दिल्ली में, ठीक। तो GSTAT लॉन्च किया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, किसने, निर्मला सीतारमन ने। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि GSTAT किसने लॉन्च किया है, तो आप क्या कहोगे निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू दिल्ली में। क्लियर, GSTAT फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी ए सब्सिडरी ऑफ कैनरा बैंक हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू लॉन्च इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कैनरा रोबेको AMC जो है सब्सिडरी है कैनरा बैंक की, उसे अप्रूवल मिला है सेबी से लॉन्च करने के लिए IPO, ठीक। तो ऐसे पूछ लेंगे कि रिसेंटली किस बैंक की सब्सिडरी को IPO लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है, तो आप क्या कहोगे कैनरा बैंक। वो पूछ सकते हैं कैनरा बैंक की कौन सी सब्सिडरी है, तो आप क्या कहोगे कैनरा रोबेको। क्लियर, तो कैनरा रोबेको AMC को, जो कि कैनरा बैंक की सब्सिडरी है, उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है सेबी से। क्लियर, फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट, फोन पे टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड आदित्य बिरला फाइनेंस। तो फोन पे और आदित्य बिरला फाइनेंस हैव सरेंडर्ड देयर सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इन दोनों ने अपना जो सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो सरेंडर कर दिया है ड्यू टू वेरियस ऑपरेशनल रीजंस, कुछ ऑपरेशनल रीजन है उस वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसे छोड़ दें, RBI कैंसिल द सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ 31 अदर NBFCs फॉर नॉट मीटिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किन किन एंटिटीज़ ने सरेंडर कर दिया अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आप क्या कहोगे फोन पे और आदित्य बिरला, ठीक। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि RBI ने कितनी एंटिटीज़ का NBFC उसका जो है कह सकते हो COR कैंसिल किया है, तो आप क्या कहोगे
31 NBFCs का, ठीक। तो फोन पे और आदित्य बिरला ने अपना सरेंडर कर दिया है COR, और RBI ने 31 अदर NBFC का COR कैंसिल कर दिया है, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पार्टनर्ड विद जेप्टो। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने पार्टनरशिप कर ली है जेप्टो के साथ टू क्रिएट 10,000 अर्बन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, 10,000 अर्बन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ऑन नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल, ठीक, NCS पोर्टल पे, फोकसिंग ऑन यूथ, वुमेन एंड फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स टू फॉर्मलाइज द जिग इकोनॉमी एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट पाथवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसने पार्टनरशिप कर ली है किसके साथ? जेप्टो के साथ। क्या? 10,000 अर्बन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। कहाँ? NCS प्लेटफॉर्म पे। तो पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने जेप्टो के साथ मिलके 10,000 अर्बन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए NCS पोर्टल पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, ठीक। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जेप्टो के साथ 10,000 जॉब क्रिएट करने के लिए जो पोर्टल है NCS पोर्टल, उस पे अप्लाई, क्या कहते हैं, हाँ आप ये कह सकते हो पार्टनरशिप कर लिए, ठीक, NCS पोर्टल पे, ठीक। NCS पोर्टल पे इन दोनों ने जो है पार्टनरशिप कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और जेप्टो ने। किस चीज़ के लिए? 10,000 अर्बन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। क्लियर। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने जेप्टो के साथ जो है 10,000 अर्बन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए NCS पोर्टल पर पार्टनरशिप करी है। तो आप क्या कहोगे? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, ठीक। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने पार्टनरशिप करी है जेप्टो के साथ 10,000 अर्बन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए NCS पोर्टल पे। और ये किस पर फोकस कर रही है? यूथ, वुमेन एंड फर्स्ट टाइम जॉब सीकर जो होते हैं, नए नए होते हैं जॉब्स के लिए, उन पे। आपको बस इतना ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पार्टनरशिप विद जेप्टो टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑन NCS पोर्टल, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन्वेस्टेड 137 मिलियन $। तो IFC ने इन्वेस्ट करें 137 मिलियन $, लगभग 1210 करोड़ रुपए, टू प्रमोट इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। क्या प्रमोट करने के लिए? इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिया में। आउट ऑफ दिस अगर देखें, इसमें से जो दिए गए 137 मिलियन, उसमें से $100 जो है, लगभग 883 करोड़ रुपए विल बी इन्वेस्टेड इन JBM इकोलाइफ, ठीक, JBM इकोलाइफ में। और जो $37 मिलियन है, लगभग 327 करोड़ रुपए, वो जाएंगे ग्रीन सेल मोबिलिटी में। जो $100 है, $100 मिलियन $, 883 करोड़ रुपए वो इन्वेस्टेड हो गए JBM इकोलाइफ में, और दूसरे $37 मिलियन 327 करोड़ रुपए विल गो टू ग्रीन सेल मोबिलिटी, ठीक। $137 मिलियन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, और इसने प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। $137 मिलियन IFC ने, 100 जो है वो जाएंगे JBM इकोलाइफ में, और $37 मिलियन जो है वो जाएंगे ग्रीन सेल मोबिलिटी में। आप अमाउंट याद रखिएगा रुपीज़ में भी, ठीक, वो रुपीज़ में भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक। तो इंडिया की पहली सेंट्रल टिश्यू बैंक वाज लॉन्च्ड एट द मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली। तो इंडिया की जो पहली सेंट्रल टिश्यू बैंक है वाज लॉन्च्ड एट मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। तो इंडिया की पहली सेंट्रल टिश्यू बैंक लॉन्च कहाँ हुई है? मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट डेंटल साइंस मेड्स इन न्यू दिल्ली, विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी। कहाँ? पीरियोडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट में। क्लियर। प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल बोन एंड टिश्यू ग्राफ्ट्स ऑफ पेशेंट्स। अरे आपको बस इतना याद रखना है कि इंडिया की पहली सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ लॉन्च हुई है? मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। अगर वो डिपार्टमेंट भी पूछ ले तो आप पीरियोडोंटोलॉजी याद रखना। क्लियर। फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली। फिर देखते हैं नेक्स्ट। RBI approved ICICI Bank to acquire up to 2% additional stake in सब्सिडरी ICICI Prudential Asset Management Company। तो रिजर्व बैंक जो है उसने अप्रूवल दे दिया है ICICI बैंक को एक्वायर करने के लिए 2% एडिशनल स्टेक, किसमें? अपनी सब्सिडरी में, ICICI Prudential Asset Management Company में। तो आप ध्यान रखिए कि ICICI बैंक को RBI ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया 2% एडिशनल स्टेक, किसमें? ICICI Prudential Asset Management कंपनी में। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि ICICI बैंक को रिसेंटली RBI ने कितने % एडिशनल स्टेक के लिए अलाउ कर दिया है अपनी ही सब्सिडरी जो ICICI Prudential Asset Management कंपनी है। तो आप क्या कहोगे? 2%। वैसे पूछ सकते हैं कि ICICI बैंक को किस अपनी सब्सिडरी में
2% स्टेक के लिए अलाउ कर दिया आरबीआई ने, तो अब क्या कहोगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जो है उन्होंने एमओयू साइन किए किसके साथ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के साथ, टू बूस्ट कॉपरेशन इन एरियाज लाइक ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेटा ड्रिवन ऑडिटिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एस एआई एंड मशीन लर्निंग। तो जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने एमओयू साइन की है किसके साथ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब आप नीचे कमेंट करिए कैग कौन है, ठीक है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग ने साइन करिए एमओयू किसके साथ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, टू बूस्ट कॉपरेशन इन एरियाज लाइक ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेटा ड्रिवन ऑडिटिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एस एआई एंड मशीन लर्निंग विद द एम ऑफ एनहेंसिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है और ऑडिटिंग जो है उसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, एनहेंस करने के लिए जो है कैग ने सीबीडीटी के साथ एमओयू की है, ठीक। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है और ऑडिटिंग है उसे और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए कैग ने किसके साथ एमओयू की है, तो ऑप्शन दे रखा होगा सीबीडीटी, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कमीशन, ठीक। तो आपको याद रखना है कैग ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ में पार्टनरशिप करी है, किसके साथ, सीबीडीटी, कैग ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ, क्लियर। और ये किसके लिए, टू एनहेंस विद द एम ऑफ एनहेंसिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑडिटिंग इफेक्टिवनेस, क्लियर है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने टारगेट सेट किया टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 2 पीएसबीज आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड टॉप 20 बैंक्स बाय 2047। तो 2047 तक 20 जो है टॉप 20 बैंक जो है वर्ल्ड की, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स आए एटलीस्ट 2, कितनी, 2 आनी चाहिए 2047 तक टॉप 20 में, अलाइनिंग विद द विजन ऑफ विकसित भारत। तो विकसित भारत का जो दृष्टिकोण है या विजन है उसके तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट कर दिया कि कम से कम हमारी 2 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो वर्ल्ड की टॉप 20 बैंक्स में आए 2047 तक, क्लियर। नेक्स्ट है आईसीसी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल। तो आईसीसी और आईबीपीसी कुवैत, आईबीपीसी कुवैत है, इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल कुवैत, ठीक है। तो आईसीसी और आईबीपीसी कुवैत साइंड एमओयू एट द आईसीसी ग्लोबल बिजनेस समिट इन मुंबई। कब आईसीसी ग्लोबल बिजनेस समिट हो रही थी मुंबई में, टू स्ट्रेंथन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत, क्लियर। तो आपको याद रखना है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल कुवैत साइंड एमओयू एट द आईसीसी ग्लोबल बिजनेस समिट इन मुंबई, ठीक है। तो आईसीसी ने, आईबीपीसी कुवैत ने साइन करी है एमओयू कहाँ, आईसीसी ग्लोबल बिजनेस समिट मुंबई में, टू स्ट्रेंथन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। किसके किसके बीच में, इंडिया और कुवैत के बीच में, क्लियर है। आईसीसी और आईबीपीसी कुवैत, क्लियर। इन्होंने एमओयू साइन किए कहाँ, आईसीसी ग्लोबल बिजनेस समिट इन मुंबई। और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, कार्लोस फिलिप। तो कार्लोस फिलिप जरामीलो, तो कार्लोस फिलिप जरामीलो अपॉइंटेड एट द एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो जो कार्लोस फिलिप है इन्हें अपॉइंट कर दिया गया कैसे, एज ए वाइस प्रेसिडेंट, कहाँ, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन जो होता है वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया, कार्लोस फिलिप जरामीलो को। याद रखिएगा, कार्लोस फिलिप को जो है वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन, कहाँ, वर्ल्ड बैंक के ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन, ईएपी रीजन, किसे, कार्लोस फिलिप को वाइस प्रेसिडेंट। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, तो डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन और एफआईयू इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया टू कॉम्बैट साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए, निपटने के लिए। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, तो आप क्या कहोगे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ में, ठीक। किससे, साइबर क्राइम से निपटने के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए। तो पूछ सकते हैं कि रिसेंटली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया उसने साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप करी, तो आप क्या कहोगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ, ठीक। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ मिलकर एमओयू साइन करिए टू कॉम्बैट साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। यूको बैंक रिसीव्ड गवर्नमेंट अप्रूवल टू फैसिलिटेट ट्रेड
पेमेंट्स फॉर न्यारा एनर्जी। तो यूको बैंक जो है उसने रिसीव कराया गवर्नमेंट अप्रूवल किससे? टू फैसिलिटेट ट्रेड पेमेंट्स फॉर न्यारा एनर्जी। ठीक है, तो यूको बैंक को अप्रूवल मिल गया गवर्नमेंट से टू फैसिलिटेट ट्रेड पेमेंट्स करने के लिए न्यारा एनर्जी के लिए, हेल्पिंग द सैंक्शन रिफाइनर नेविगेट इंटरनेशनल सैंक्शन एंड रिज्यूम इट्स क्रूशल ऑपरेशंस। तो इसके क्रूशल ऑपरेशन जो है वो हैंडल करेगा यूको बैंक। ठीक है, और ये गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है किसके लिए? न्यारा एनर्जी के लिए। न्यारा एनर्जी के लिए यूको बैंक जो है वो उसके जो ऑपरेशंस हैं या फिर कह सकते हो कि ट्रेड पेमेंट्स है वो हैंडल करेगा कौन? यूको बैंक। किसके लिए? न्यारा एनर्जी के लिए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू द RBI न्यू मास्टर डायरेक्शन ऑन द रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स रिलीज इन सितंबर 2025। अब जो है नई डायरेक्शंस दी गई हैं रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स। ठीक है, तो PAs के लिए अब जो है PA 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जो नई रेगुलेशन आई है पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए, वो 3 कौन कौन सी हैं? तो PA ऑनलाइन, PAO, PA फिजिकल, PAP और PA क्रॉस बॉर्डर, PACB। तीनों ऑप्शन दे रखे होंगे। अब वो कहेंगे कौन कौन से सही है, तो आपको याद रखना है PA ऑनलाइन भी है, PA फिजिकल भी है और PA क्रॉस बॉर्डर भी है। याद रखिएगा, नई मास्टर डायरेक्शन है ये पेमेंट एग्रीगेटर्स की, PA ऑनलाइन, PAO, PA फिजिकल, PAP, PA क्रॉस बॉर्डर, PACB। ठीक, तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है फोन पेज इंडस ऐप स्टोर positioned as India's domestic alternative to Google Play Store and Apple App Store has reached 10 करोड़ installations। तो फोन पे इंडस ऐप स्टोर पोजिशन एज इंडियाज डोमेस्टिक अल्टरनेटिव, ठीक है, टू गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर, और इसने रीच कर लिया 10 करोड़ इंस्टॉलेशंस। ठीक है, किसने? फोन पे के इंडस ऐप स्टोर ने। ठीक है, कितने? 10 करोड़ इंस्टॉलेशन जो है वो रीच पहुंच गई है। ठीक, किसके? फोन पे के इंडस ऐप स्टोर। ठीक, तो फोन पे के इंडस ऐप स्टोर पोजीशनड एज इंडियाज डोमेस्टिक अल्टरनेटिव टू गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर के अल्टरनेटिव में जो फोन पे का इंडस ऐप स्टोर है वो 10 करोड़ इंस्टॉलेशन पहुंच गया है। क्लियर? पूछ सकते हो कि रिसेंटली जो गूगल प्ले स्टोर है और एप्पल प्ले स्टोर है उसके अल्टरनेटिव में कौन सा इंडिया का जो ऐप स्टोर है वो 10 करोड़ इंस्टॉलेशन पहुंच गया, तो आप क्या कहोगे? फोन पे का इंडस ऐप स्टोर। नेक्स्ट है इंडिया वन पेमेंट्स, इंडिया लार्जेस्ट वाइट लेवल ATM ऑपरेटर। कौन है? इंडिया वन पेमेंट्स लॉन्च्ड पेसिस पेमेंट्स ए होली ऑन सब्सिडरी टू एंटर द फिनटेक सेक्टर। तो पूछ सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया की जो लार्जेस्ट वाइट लेवल ATM ऑपरेटर है इंडिया वन पेमेंट्स, उसने कौन सा पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है टू एंटर फिनटेक सेक्टर में आने के लिए, तो अब क्या कहोगे? पेसिस। ठीक, तो इंडिया वन पेमेंट ने पेसिस पेमेंट लॉन्च किया है होली ऑन सब्सिडरी टू एंटर इनटू फिनटेक सेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं ICICI बैंक एंड अमेजॉन पे। तो ICICI बैंक और अमेजॉन पे इन दोनों ने रिन्यू कर दिया पार्टनरशिप फॉर द अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग लोअर फॉरेक्स मार्कअप फीस डाउन टू 1.99% एंड एनहेंस्ड कैशबैक रिवार्ड्स ऑन travel bookings, 5% on prime and 3% on non-prime members alongside the existing benefits of the card। तो देखो हुआ क्या है, जो ICICI बैंक है और अमेजॉन पे इन दोनों ने रिन्यू कर दी है अपनी पार्टनरशिप। किसके लिए? अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए। क्लियर? इंट्रोड्यूसिंग लोअर फॉरेक्स मार्कअप फीस। अब ये इंट्रोड्यूस कर रही है लोअर फॉरेक्स मार्कअप फीस, कितनी? 1.99% से कम, एंड इनहेंस्ड कैशबैक रिवार्ड्स, और कैशबैक रिवार्ड ज़्यादा दे रहे हैं किस पे? ट्रैवल बुकिंग पे, 5% प्राइम पे और 3% नॉन प्राइम मेंबर्स पे, अलॉन्ग साइड द एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स ऑफ द कार्ड, और साथ में जो एग्जिस्टिंग जो भी थी बेनिफिट्स वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो पूछे किन दो कंपनीज ने जो है अपने नए जो है मार्कअप फीस जो है वो लोअर कर दी है, तो आप याद रखिएगा ICICI बैंक और अमेजॉन पे इन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप रिन्यू करी है और अपने क्रेडिट कार्ड पे जो है लोअर फॉरेक्स मार्कअप फीस कर दी है अप टू डाउन टू 1.99%। क्लियर? और जो ट्रैवल बुकिंग्स हैं उस पर भी अपने रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, वो 5% प्राइम पे और 3% नॉन प्राइम मेंबर्स पे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप करी है पेटीएम के साथ टू लॉन्च पेटीएम पोस्ट पेड ए स्पेंड नाउ पे नेक्स्ट मंथ। ठीक,
तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? पेटीएम के साथ। ठीक, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली पेटीएम ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च पेटीएम पोस्टपेड। तो आप क्या कहोगे? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इन्होंने लॉन्च क्या किया है? ए पोस्टपेड स्पेंड नाउ पे नेक्स्ट मंथ फीचर। ठीक है, कौन सा? स्पेंड नाउ पे नेक्स्ट मंथ फीचर दैट प्रोवाइड ए क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, जो क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करा रही है यूपीआई पे, ऑफरिंग यूजर्स अप टू 30 डेज ऑफ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, 30 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट फॉर डेली एक्सपेंसेस, डेली खर्चों के लिए। क्लियर है? तो आपको बस ये याद रखना है कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप करी है और नया पोस्टपेड एक प्रोग्राम फीचर लॉन्च किया, स्पेंड नाउ पे नेक्स्ट मंथ। क्लियर? किसने? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पेटीएम के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई ने इंक्रीज कर दिया यूपीआई डेली लिमिट फॉर पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन टू 10 लाख। ठीक, तो एनपीसीआई ने इंक्रीज कर दी है यूपीआई डेली लिमिट किसके लिए? P2M ट्रांजैक्शंस के लिए। कितने तक? 10 लाख तक। क्लियर? एनपीसीआई ने इंक्रीज कर दिया यूपीआई डेली लिमिट फॉर P2M पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन 10 लाख तक। क्लियर है? याद रखिएगा 10 लाख तक कर दिया है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, और भी जो भी आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।